हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, है ना। आज है हमारा लेक्चर नंबर 2 पीजीटी फिजिक्स का, है ना। तो इससे पहली क्लास में हमने देखा था कि कैसा एग्जाम पैटर्न है, किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, आपको कैसी स्ट्रेटजी रखनी है, कितने मार्क्स का एग्जाम होगा, कितने मार्क्स आपको लाना जरूरी है, कितने मार्क्स में टॉप 10 में आ सकते हैं, कितने पोस्ट आएंगी, कब एग्जाम होगा, सारी प्रकार की जो भी चीजें थी उसे हमने पहले लेक्चर में देख लिया है। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा, ये चाहूंगा कि आप सबसे पहले जाएं और हमारा पहला लेक्चर को देखें। आज चालू करते हैं लेक्चर नंबर 2। आज हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि कभी भी लड़ाई में अपन जाते हैं तो सबसे पहले तलवार को चेक करना जरूरी होता है कि उसमें धार कितनी है। तो यही चेकिंग का प्रोसेस आज करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के कि आप में न्यूमेरिकल एबिलिटी अभी कितनी है, आप अभी कितना बना पा रहे हैं। और इन्हीं क्वेश्चनों को हम जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तब आपसे उम्मीद करेंगे कि एक बार फिर से आए इन वीडियो में और आप इन क्वेश्चनों को बना के देखें, और तब आपको समझ में आएगा कि हमारे कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है हमारे अंदर में, हम किस प्रकार से अपने एग्जाम को आगे ले जा पा रहे हैं और कितना हमारा यह कोचिंग हमें काम आया है ना। तो चलिए चालू करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हम इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रृंखला में सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों को कराएंगे जो 2019 और 2023 के एग्जाम में आए हैं। ये आलतू फालतू कोई क्वेश्चन नहीं है, सारे क्वेश्चन 2019 और 2023 में आए हुए हैं। चलिए, जैसे कि ये क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में आपको दिया हुआ था बनाने के लिए। इसमें बताया था कि एक कार्नोट इंजन है जो 600 केल्विन और 300 केल्विन के बीच में क्या कर रहा है, काम कर रहा है। इंजन ऑपरेशन के प्रत्येक चक्र में स्रोत से कितना ले रहे हैं, 1000 जूल ऊर्जा ले रहा है ना। आपको उस इंजन की दक्षता निकालनी थी। कुछ लोगों ने उस वीडियो में कमेंट किया है 50%, तो जिसका जिसका 50% आ रहा था उसका आंसर क्या आया है, सही आया है। मैंने फॉर्मूला भी बता दिया था आपको, ये वाला, ये क्या है फॉर्मूला एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी का फॉर्मूला हम बता चुके थे। इसमें आपको सिंपल सा क्या रखना था, टेम्परेचर रखना था T2 और T1, है ना। T2 और T1 रखना था, जहां पे T2 क्या दिया हुआ था, 300 केल्विन, ठीक है। T1 क्या दिया हुआ था, 600 केल्विन। तो T2 और T1 दिया हुआ था, दोनों को आंसर में रखना था, फॉर्मूला में रखना था आपको। जैसे ही फॉर्मूला में रखते ये क्या हो जाता है 1 भाग, ये क्या हो जाता है 2 भाग। तो 1 - 1/2 इज इक्वल टू 1/2, और 1/2 को अगर परसेंट में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा 50%। तो अगर कोई कार्नोट इंजन है, अगर कोई कार्नोट इंजन है वो 300 से लेके 600 केल्विन के बीच में काम कर रहा है, तो उसकी दक्षता कितनी परसेंट आती है, उसकी दक्षता कितनी परसेंट आती है, 50%। उसकी दक्षता कितनी परसेंट आएगी, 50% आएगी। ठीक है दोस्तों, मैं समझता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा और आपने ये बना लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, यदि एक m द्रव्यमान का कण, क्या m द्रव्यमान का कण जिसकी त्रिज्या क्या है, r त्रिज्या के क्षैतिज वृत्त में, क्षैतिज वृत्त में अभी केंद्रीय बल इतना के साथ क्या हो रहा है, घूम रहा है, तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होगी। क्या बोल रहा है, इफ अ पार्टिकल ऑफ मास m, क्या है पार्टिकल का मास क्या है, m है ना। वो मूव कर रहा है, मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल विथ रेडियस r विथ अ सेंट्रीपिटल फोर्स, इतना है ना। तो टोटल एनर्जी अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखो ये एक सेंटर हुआ, ये एक मास हुआ m मास, ये क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, हॉरिजॉन्टली सर्कुलर क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। ऐसा हॉरिजॉन्टली सर्कुलर क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, ठीक है। इसका रेडियस जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, r दिया हुआ है। इसके पास क्या दिया है, सेंट्रीपिटल फोर्स दिया हुआ है, क्या चीज, -k/r²। आपको क्या निकालना है, इसका
इसका टोटल एनर्जी निकालना है। टोटल एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं चाहूंगा कि आप क्या करें, पहले काइनेटिक एनर्जी निकालें, फिर पोटेंशियल एनर्जी निकालें और दोनों का क्या कर दें, सम कर दें। तो इससे क्या निकलेगा? टोटल एनर्जी निकलेगा। कोई लाइव है क्या? कोई लाइव है? अच्छा, तो ये रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा, कभी कोई बताएगा या? अच्छा ठीक, तो इसके लिए मैं आपको कुछ समय दे रहा हूं, 2 मिनट, है ना। आप इसको बना के देखिए। पार्टिकल का मास दिया हुआ है, सर्कल में मूव कर रहा है, रेडियस दिया हुआ है उसका, सेंट्रीपिटल फोर्स दिया हुआ है। आपको टोटल एनर्जी निकालनी है। टोटल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? गतिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा। आप स्थितिज ऊर्जा निकाल लीजिए, गतिज ऊर्जा निकाल लीजिए, दोनों का योग कर दीजिए, क्या निकल जाएगा? टोटल एनर्जी, कुल ऊर्जा निकल जाएगी। सर्कुलर मोशन कर रहा है कोई मास, ध्यान दीजिए, सर्कुलर मोशन, इसीलिए क्या दिया है? अभिकेंद्री बल दिया है, सेंट्रीपिटल फोर्स दिया हुआ है ना। तो इस सेंट्रीपिटल फोर्स का यूज करके आपको निकालना है काइनेटिक एनर्जी। सेंट्रीपिटल फोर्स का यूज करके क्या निकालना है? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, चलो देखते हैं ये कैसे बनेगा। देखो, सबसे पहले तो आपको क्या दे दिया गया है? सेंट्रीपिटल फोर्स दे दिया गया है। क्या है? K अपॉन आर स्क्वायर। K अपॉन आर स्क्वायर क्या दिया हुआ है? सेंट्रीपिटल फोर्स। यहां से आपको क्या निकालना है? काइनेटिक एनर्जी निकालना है। यहां से क्या निकालना है? काइनेटिक एनर्जी निकालना है। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? एम वी स्क्वायर अपॉन आर। क्या होता है? एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर को के अपॉन आर स्क्वायर से क्या कर देंगे? हम कंपेयर कर देंगे। क्या कर देंगे? कंपेयर कर देंगे, है ना। एम वी स्क्वायर अपॉन आर को के अपॉन आर स्क्वायर से क्या कर दो? कंपेयर कर दो। कंपेयर कर दिए दोनों को। कंपेयर करने के बाद में आप देखेंगे कि यहां का आर और यहां का आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। बचेगा क्या? एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर स्क्वायर, के अपॉन आर। बचेगा क्या? के अपॉन आर। अब हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है जी? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 एम वी स्क्वायर। तो इसको 1/2 एम वी स्क्वायर करना है। तो 1/2 एम वी स्क्वायर करने के लिए 1/2 से दोनों साइड क्या कर देंगे भाई? डिवाइड कर देंगे। जैसे ही दोनों साइड डिवाइड किए तो ये क्या हो जाएगा? के अपॉन 2r। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या आ गई? के अपॉन 2r। काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई? के अपॉन 2r। अब क्या निकालना है अपने को? पोटेंशियल एनर्जी। क्या निकालना है? पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी जब निकालना चाहोगे तो इसके लिए फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, या फिर इसको लिख सकते हो U इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन F डॉट डी आर। F क्या है हमारा? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स दिया हुआ है तो सेंट्रीपिटल फोर्स को लिख दो। यहां पे कुछ नहीं है ना, ठीक। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को लिख देंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स को अगर हम लिखते हैं, एक मिनट, यहां पे माइनस आएगा, है ना, यहां का माइनस भी आएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और जब इंटीग्रेशन होगा तो फिर उससे माइनस आएगा, है ना। तो देखो, अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स को लिखते हैं यहां पे, F के बदले में सेंट्रीपिटल फोर्स को लिख दिए। F इज इक्वल टू क्या है? के अपॉन आर स्क्वायर माइनस के अपॉन आर स्क्वायर। अब बोलोगे कि यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों नहीं लिए? यहाँ पे नेगेटिव साइन इसलिए नहीं लिए क्योंकि हम सेंट्रीपिटल फोर्स ही लिख रहे हैं, है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स ही लिख रहे हैं, वहां पे मॉड ले रहे हैं उसका। लेकिन यहाँ पे तो फोर्स के बदले में रख रहे
रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या लिए, माइनस लिए हैं। तो माइनस लेने के बाद में देखो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस तो कट जाएगा, लेकिन जब इंटीग्रेशन करोगे किसका, 1/r² का dr के रिस्पेक्ट में, तो ये होता है -1/r। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1/r। तो यहाँ पे क्या आया, u कितना आ गया, पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गया, u इज इक्वल टू -k/r, है ना, k/r आ जाएगा, k/r आ जाएगा, -k/r। तो हमारे पास क्या क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी आ गया और पोटेंशियल एनर्जी आ गया। तो हमको क्या निकालना था दोस्तों, टोटल एनर्जी निकालना था। टोटल एनर्जी कैसे निकलेगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या आया है, k/2r। काइनेटिक एनर्जी क्या आया है, k/2r। पोटेंशियल एनर्जी क्या आया है, -k/r। दोनों को क्या कर दोगे, सम कर दोगे, क्योंकि यह नेगेटिव है इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस करोगे इसको तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा टोटल एनर्जी का, -k/2r। आंसर क्या आ जाएगा, -k/2r। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ आया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, क्वेश्चन में सिर्फ इतना था कि देखो एक मास है m, ये किसी सेंटर के रिस्पेक्ट में, किसी सेंटर के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है r, है ना। इसका रेडियस क्या है, r, हॉरिजॉन्टली सर्कुलर मोशन कर रहा है r रेडियस में। इसके लिए उन्होंने हमको क्या दे दिया था, सेंट्रीपिटल फोर्स दे दिया था। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या दिया हुआ था, देखो दोस्तों, सेंट्रीपिटल फोर्स दिया हुआ था -k/r² दिया हुआ था। हमको क्या निकालने बोला था, टोटल एनर्जी निकालने बोला था। टोटल एनर्जी जो कि क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा प्लस पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के क्या होती है, बराबर होती है। तो काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं 1/2 mv² होती है और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। तो यहां से हमने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी लिया। काइनेटिक एनर्जी को किसके टर्म में निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी को हम निकालेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स की टर्म में। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv²/r इज इक्वल टू माइनस, नहीं यहां पे माइनस नहीं लेंगे, है ना, यहां पे k/r², इसका मॉड लेंगे। तो यहां से हम लोगों ने क्या निकाल लिया था, काइनेटिक एनर्जी निकाल के यहां पे रख दिया। वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी निकाल दिया। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, -f/dr। तो यहां से क्या निकाल लिया, पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया। इस पोटेंशियल एनर्जी को कहां रख दिया, पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में। तो हमको क्या मिल गया, टोटल एनर्जी मिल गया, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको लग रहा होगा कि हार्ड है, लेकिन ये हार्ड नहीं था, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 2 वेव्स हैं, दो क्या हैं, तरंगे दी हुई हैं। दो तरंगों का क्या दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है, y1 और y2। दो तरंगे दी हुई हैं, दो तरंगों का इक्वेशन दिया हुआ है। दोनों तरंगों के बीच में, दोनों वेव्स के बीच में कलांतर निकालना है। कलांतर मतलब कि फेस डिफरेंस, फेस डिफरेंस निकालना है। अब फेस डिफरेंस क्या होता है, ये जानने के लिए आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा कि पहले फेस क्या होता है। और ये फेस पढ़ने के लिए आपको पूरा जाके बुक को पढ़ना पड़ेगा। आपको थोड़ा बहुत याद होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जाके एक बार पढ़िए क्या होता है फेस, क्या होता है फेस डिफरेंस, क्या होता है वेव। और ये सब हम आने वाली क्लासों में पढ़ेंगे। इस साध्य पीएससी एकेडमी के माध्यम से मैं आपको सारी चीजें कवर कराऊंगा कि वेव क्या होती हैं, ये इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, और फेस डिफरेंस क्या होता है, दो वेव्स क्या होती हैं, ये सब मैं आपको क्या करूंगा, बताऊंगा।
है ना। तो अभी जिनको आता है उनके लिए दो इक्वेशन दिया हुआ है, y1 और y2 दो इक्वेशन दिया हुआ है। इनके बीच क्या निकालना है आपको? कलांतर निकालना है। इनके बीच क्या निकालना है? कलांतर निकालना है। तो मैं चाहूंगा कि आप ट्राई करें एक बार। दो इक्वेशन दिया हुआ है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ये दो इक्वेशन दिया हुआ है y1 और y2। इससे आपको क्या निकालना है? फेज डिफरेंस निकालना है, कलांतर निकालना है। मैं चाहूंगा कि आप एक बार पहले ट्राई करें। ट्राई करने के बाद में आप आंसर कमेंट कर सकते हैं। देखिए देखिए, एकदम सिंपल है। दो इक्वेशन दिया हुआ है, दोनों इक्वेशन में आपको ये देखना है कि कहां पे फेस आएगा, कहां पे फेस है। उन फेस को कंपेयर करके दोनों के फेस को क्या करना है? माइनस करना है। दोनों के फेस को क्या करना है? माइनस करना है। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। देखो, ये ऐसे हमको क्या दिया हुआ है? दो इक्वेशन दिया हुआ है। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन हमको दिए हुए हैं। अब देखो, हम देख पा रहे हैं कि दोनों इक्वेशन में क्या है? ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। दोनों इक्वेशन में क्या है? एक कॉस के टर्म में है, एक साइन के टर्म में है। क्या है? एक कॉस के टर्म में है, एक साइन के टर्म में है। तो दोनों को डायरेक्ट कंपेयर तो क्या किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता दोनों को डायरेक्ट कंपेयर। तो दोनों को हम क्या चाहते हैं? दोनों के बीच से फेज डिफरेंस निकालना। तो इस फेज डिफरेंस निकालने के लिए या तो कॉस कॉस करना पड़ेगा, या तो साइन साइन करना पड़ेगा, है ना। या तो कॉस कॉस करना पड़ेगा, या तो साइन साइन करना पड़ेगा। तो उस केस के लिए जो पहला वाला जो कॉस है उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? साइन में कन्वर्ट करते हैं, साइन में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज होना चाहिए। किसका नॉलेज होना चाहिए? ट्रिग्नोमेट्री का। कि अगर कॉस को मैं साइन के टर्म में लिखना चाहूं तो क्या चीज को ऐड करना पड़ेगा, क्या चीज को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये आपके पास क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए। तो हम ट्रिग्नोमेट्री को भी देखेंगे जब हमारी क्लास चालू होगी कल से या परसों से। तो हम क्या करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री को भी पहले देखेंगे। हम पूरा मैथ्स को आपके लिए क्या कराएंगे? रिवाइज कराएंगे, ताकि आपको ऐसे बीच बीच जगहों में क्या हो? तकलीफ ना हो। पूरा मैथ्स हम रिवाइज करेंगे। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिक्स, ये सारी चीजें जो जो हमारे एग्जाम में आ सकती हैं, जो जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमको मदद करेंगी, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे? देखेंगे। ठीक है, तो यहां देखिए, हमको किसको कन्वर्ट करना है? कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है। कॉस को किस में कन्वर्ट करना है? साइन में कन्वर्ट करना है। तो कॉस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए क्या टर्म एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है? π/2 टर्म एक्स्ट्रा क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। π/2 टर्म क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। तो देखो, हमारा इक्वेशन क्या बन गया फिर? साइन ब्रैकेट में 4t - 2x प्लस π/2, और जो y2 था वो जैसा था वैसा था। अब गौर करना दोस्तों, ये वाला जो हमारा टर्म है लास्ट का, पीछे का, इसको बोलते हैं फेस। इसको क्या बोलते हैं? फेज बोलते हैं। और हमको क्वेश्चन में क्या निकालने बोला गया है? फेज डिफरेंस कलांतर। तो सिंपल सी बात है, जो फेज डिफरेंस जो होगा, फेज डिफरेंस जो होगा वो दोनों कलाओं के बीच का, दोनों फेस के बीच का क्या होगा? अंतर होगा। तो पहले का फेस लिखो, दूसरे का फेस लिखो, और दोनों को माइनस कर दो। तो क्या निकल जाएगा दोस्तों? कलांतर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? कलांतर निकल जाएगा, है ना। तो दोनों के फेस को रखा, दोनों के फेस को देखो,
ये फर्स्ट फेस, ये दूसरे का फेस है ना। दोनों के फेस को रखने के बाद में हमको क्या मिल गया, π/2 माइनस π/3, π/2 माइनस π/3। अगर दोनों को माइनस करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, π/6। आंसर क्या आ जाएगा, π/6। तो हमारा जो कलांतर निकला वो क्या निकला, π/6। ऑप्शन डी हमारा क्या है, राइट आंसर है। ऑप्शन डी हमारा क्या है, राइट आंसर है। चलो दोस्तों नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलो नया क्वेश्चन देखो, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम प्यारा सा, एकदम अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले आप ये समझिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले आप ये समझिए। क्या बोल रहा है, समान ऊर्जा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या समान ऊर्जा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और अल्फा कण है। चार चीजें हैं। क्या है, समान ऊर्जा की क्या है, चार चीज। क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और अल्फा कण है। इन चारों की ऊर्जा एनर्जी, एनर्जी क्या है, इक्वल है। इक्वल एनर्जी की चार चीजें हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण, ये चार चीजें हैं। इन चार चीजों को आपको बताना है कि डी ब्रॉगली जो तरंगे होती हैं इनका बढ़ता हुआ क्रम निम्नानुसार होगा। इनका बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा, निम्नानुसार होगा। डी ब्रॉगली तरंगों का बढ़ता हुआ क्रम निम्नानुसार होगा। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, डी ब्रॉगली तरंगे निकालनी है। किसके लिए, अल्फा कण के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए, न्यूट्रॉन के लिए। अब डी ब्रॉगली तरंगे क्या होती हैं ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ये पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए आप या तो बुक उठाइए या तो हमारा साध्य पीएससी एकेडमी ज्वाइन कीजिए। आने वाली क्लासों में हम आपको पूरी तरह से बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, अल्फा कण क्या होता है, डी ब्रॉगली तरंगे क्या होती हैं, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, किस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। तो जिनसे बनता है, जिनको पता है, कृपया करके डी ब्रॉगली तरंगे निकालिए, कोशिश कीजिए, बनेगा, है ना। डी ब्रॉगली तरंगे निकालिए। क्या बोला है कि चार कण है, चारों की ऊर्जाएं क्या है, समान है। चार कण, चारों की ऊर्जाएं क्या है, समान है। समान ऊर्जा वाले कणों के लिए डी ब्रॉगली तरंगे निकालिए, डी ब्रॉगली वेव्स निकालिए। एक बार इंग्लिश में क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। द मैग्नीट्यूड ऑफ द डी ब्रॉगली वेव लेंथ लैम्डा of electron, proton, neutron and alpha कण all having the same energy of 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या बोल रहा है कि चार कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण, चारों की क्या है, ऊर्जा सेम है। इसके लिए मैग्नीट्यूड ऑफ डी ब्रॉगली वेव्स को किस ऑर्डर में जमाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना है, जमाना है। ठीक है, तो देखो चलो देखते हैं। डी ब्रॉगली तरंगों के लिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। क्या होता है फॉर्मूला, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन पी। अब देखो पी क्या है, जहां पे मोमेंटम, पी क्या है, मोमेंटम, संवेग। मोमेंटम क्या होता है, m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है, m इंटू वी। यहां पे मोमेंटम तो दिया हुआ नहीं है, दिया हुआ क्या है, एनर्जी। क्या दिया हुआ है, एनर्जी। तो हमको क्या चाहिए, एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम। हमको रिलेशन चाहिए किसके किसके बीच में, एनर्जी और मोमेंटम के बीच में। हम जानते हैं E इज इक्वल टू क्या होता है जी, mc स्क्वायर। कहां से आया, आइंस्टीन के इक्वेशन से।
इज इक्वल टू क्या होता है, mc स्क्वायर। कहां से आया, आइंस्टीन के इक्वेशन से, है ना। तो हमको इसको कन्वर्ट करना है, हमको इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, मोमेंटम के इक्वेशन में। और मोमेंटम भी क्या होता है जी, p इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। यहां पे वेलोसिटी को क्या ले रहे हैं, c के इक्वल ले रहे हैं। p इज इक्वल टू क्या हो गया, mc। तो जब इस वाला इक्वेशन को E इज इक्वल टू mc स्क्वायर को हम p के टर्म में लिखना चाह रहे हैं, तो m का क्या कर दे रहे हैं, ऊपर में एक बार इनटू कर दे रहे हैं, नीचे में एक बार क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, m का स्क्वायर c का स्क्वायर अपॉन m। तो ऊपर में क्या लिख सकते हैं, p का स्क्वायर अपॉन m लिख सकते हैं। p का स्क्वायर अपॉन क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। p का स्क्वायर अपॉन क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। mc स्क्वायर से p का स्क्वायर अपॉन m लिख सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों अब समझ आया होगा कुछ थोड़ा बहुत, है ना। या तो आप एक चीज और लिख सकते हैं, वो ये है, देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या लिखते हैं दोस्तों, जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है। या इसी को क्या लिख सकते हैं, हाफ mc स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। क्या लिख सकते हैं, हाफ mc स्क्वायर लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी को। तो यहां से इसी को क्या लिखा जा सकता है, p का स्क्वायर अपॉन 2m लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, p का स्क्वायर अपॉन 2m भी लिखा जा सकता है। तो यहां से इन दोनों रिलेशनों से हमको क्या एक चीज जो है वो समझ आई, वो ये समझ में आया कि जो मोमेंटम है हमारा, जो क्या है, मोमेंटम है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मास के और एनर्जी के। जो मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मास के और एनर्जी के, मास के और एनर्जी के। तो हमारा जो लैम्डा होगा दोस्तों, देखिए जो हमारा लैम्डा होगा, लैम्डा जो होगा वो भी किसके किसके इनवर्स, लैम्डा क्या होता है, 1 अपॉन पी, h अपॉन पी, है ना। तो यहां से लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एनर्जी एंड लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन मास। अब देखो इक्वेशन में साफ साफ बोला है कि मास, एनर्जी तो क्या है, सेम है, लेकिन मास चारों का क्या होता है, अलग अलग होता है। इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का और अल्फा कणों का, चारों का मास क्या होता है, अलग अलग होता है। तो हमको यहाँ पे क्या इक्वेशन देखने को मिला है, एक कि जो हमारा लैम्डा है, जो हमारा लैम्डा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के। इसका मतलब जिसका जितना ज्यादा मास होगा लैम्डा उसका उतना क्या होगा, कम होगा। मास जिसका जितना ज्यादा होगा लैम्डा उतना कम होगा। तो इन चारों कणों में, इन चारों कणों में सबसे ज्यादा भारी कौन है, अल्फा कण। उसके बाद कौन है, उससे कम भारी कौन है, न्यूट्रॉन। उससे कम भारी क्या है, प्रोटॉन। और सबसे हल्का कण क्या है, इलेक्ट्रॉन है। सबसे हल्का कण क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। तो इस हिसाब से सबसे भारी जो है जिसका मास, उसके लिए लैम्डा का मान क्या होगा, सबसे कम होगा। मतलब कि अल्फा वाले के लिए क्या होगा, सबसे कम होगा। लैम्डा अल्फा सबसे कम होगा, उसके बाद में लैम्डा न्यूट्रॉन, उसके बाद में लैम्डा प्रोटॉन, उसके बाद में लैम्डा इलेक्ट्रॉन। ठीक है। जो सबसे भारी होगा उसका लैम्डा कम होगा, जिसका मास सबसे हल्का होगा उसका लैम्डा क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहां से आपको इक्वेशन कौन सा मिल रहा है भाई, ऑप्शन नंबर बी सही है इसके लिए।
ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या निकाल सकते हो, डी ब्रॉगली वेव निकाल सकते हो और उसको कंपेयर कर सकते हो, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस अराइजेस विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। क्या बोल रहा है, एक नाभिक के चारों ओर परिक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है, नाभिक है, नाभिक के चारों ओर क्या कर रहे हैं, परिक्रमण कर रहे हैं, नाभिक के चारों ओर ये नाभिक के चारों ओर कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है। परिक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण म्यू और क्या क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या n में क्या रिलेशन होता है, म्यू और n में मैग्नेटिक मोमेंट और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n में क्या रिलेशन होता है, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो बताइए दोस्तों, म्यू, मैग्नेटिक मोमेंट और n में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ये, इसमें सॉल्व कुछ नहीं करना है, म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। अब ये मैं दे रहा हूं आपके लिए होमवर्क, आप घर जाएंगे और सर्च करेंगे, घर जाके सर्च करेंगे कि म्यू और n का फॉर्मूला क्या होता है, ये किस प्रकार से इसके ऊपर निर्भर करता है। म्यू अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n के तो वह क्यों है और किस प्रकार से है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। देखो क्या दिया हुआ है, यदि लिथियम और हीलियम के नाभिकों के प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा क्रमशः 5.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 7.06 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो निम्न अभिक्रिया के पूर्ण होने पर कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी, ठीक है, कितनी ऊर्जा होगी, निम्न अभिक्रिया की ऊर्जा क्या होगी निकालना है। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, बाइंडिंग एनर्जी per nucleon in lithium and helium nuclei are respectively 5.6 mega electron volt and 7.06 mega electron volt दिया हुआ है। Then energy of the reaction, इस इक्वेशन की क्या निकालनी है, एनर्जी निकालनी है, ठीक है। इक्वेशन दिया हुआ है भाई, ये देखो, इस इक्वेशन की एनर्जी क्या होगी, हमको क्या दिया गया है, प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा पर न्यूक्लियाई, है ना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन दिया हुआ है। तो आपको सबसे पहले इस इक्वेशन को समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि बंधन ऊर्जा क्या होती है ना, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी के अलावा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या होती है, ये आप जब समझ लेंगे उसके बाद ही यह क्वेश्चन को बना पाएंगे, है ना। तो इसके लिए फिर बार बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारी क्लास ज्वाइन कीजिए। जब आप क्लास ज्वाइन करेंगे हमारी, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको वहां जाके क्लियर हो जाएंगे, और क्लास ज्वाइन करने के बाद में क्लास खत्म होने के टाइम में आप फिर से इन वीडियो पे आइए, और तब आप देखेंगे कि आपको ये सारी चीजें क्या हो रही हैं, समझ आ रही हैं अच्छे से, आप इन सारे इक्वेशनों को समझ पा रहे हैं, सारे टर्म्स को समझ पा रहे हैं, और इन क्वेश्चनों को क्या कर पा रहे हैं, बना पा रहे हैं, ठीक है। तो देखो बंधन ऊर्जा क्या होती है, बंधन ऊर्जा बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, ठीक है। देखो न्यूक्लियस जो होता है वो बहुत सारे कणों से मिलकर बना होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो बहुत सारे क्या किनसे बनकर बना होता है, न्यूक्लियॉन से मिलकर क्या होता है, बना होता है। न्यूक्लियॉन जैसे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है।
तो कुछ तो फोर्स होगा ना जो इन सबको एक साथ बांध के रखता है, कुछ फोर्स होगा जो इनको एक साथ बांध के रखता है, उसी फोर्स को क्या कहते हैं, बंधन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब मान लो अगर बंधन ऊर्जा कितनी है, 50 है, 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 50 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। बंधन ऊर्जा कितनी है, 50 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और उस न्यूक्लियस पे 10 ठोक क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, 10 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अगर 50 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, बंधन ऊर्जा है, 10 क्या है, न्यूक्लियॉन्स हैं, तो एक एक न्यूक्लियॉन के पास में जो एनर्जी होगी, जो बंधन ऊर्जा होगा, वो कैसे निकलेगा, 50/10। 50/10 करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसी को क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियॉन। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी क्या हुआ, समझ में आया दोस्तों। सारे के सारे न्यूक्लियस में जितने भी न्यूक्लियॉन हैं, सबको मिला के उनको एक साथ बांध के रखने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी को बाइंडिंग एनर्जी या बंधन ऊर्जा कहते हैं। लेकिन जितने भी उसमें न्यूक्लियॉन है, तो जो भी बंधन ऊर्जा आई उसको न्यूक्लियॉन से, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से डिवाइड कर दोगे, है ना, नाभिकीय कण से, या नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, उसके सम से, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के सम से, तो क्या निकल जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन या बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन निकल जाएगी। तो हमको बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया हुआ है ना, लिथियम के लिए दिया हुआ है, हीलियम के लिए दिया हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि आप ये क्वेश्चन को बनाएं, ट्राई करें एक बार, है ना, एक बार ट्राई करके देखो भाई साहब। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, सरल है, इसमें कुछ वैसा कुछ नहीं है। आपको बाइंडिंग एनर्जी दी गई है ना, लिथियम के लिए, हीलियम के लिए, इसके अलावा इक्वेशन दे दिया गया है ना। आपको टोटल ऊर्जा निकालना है, ये रिएक्शन होगा तो टोटल ऊर्जा कितनी रिलीज होगी। चलिए देखते हैं, है ना। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 37 जो लिथियम है, इसमें क्या ऐड हो रहा है, प्रोटॉन ऐड हो रहा है। प्रोटॉन ऐड होने के बाद में ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, 2 हीलियम 4 में कन्वर्ट हो जा रहा है। 2 ठोक हीलियम के क्या बन जा रहे हैं, एटम बन जा रहे हैं। ठीक है, हमारे पास सभी चीजों की क्या है, बाइंडिंग एनर्जी दी हुई है। देखो, इसकी बाइंडिंग एनर्जी एक के लिए, इसकी बाइंडिंग एनर्जी एक के लिए कितना होता है, 5.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके लिए क्या होता है, 7.06 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना। तो आपको निकालना है कि टोटल कितनी ऊर्जा क्या हुई, उत्पन्न हुई, या टोटल कितनी ऊर्जा क्या हुई, नष्ट हुई। ये पर न्यूक्लियॉन दिया हुआ है ना, पर न्यूक्लियॉन क्या दिया हुआ है। अब एक बात बताओ, इसमें प्रोटॉन दिया हुआ है, लेकिन प्रोटॉन के लिए तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन नहीं दिया हुआ है, तो ये कैसे बनेगा। सिंपल सी बात है, प्रोटॉन तो एक सिंगल है ना, तो सिंगल चीज को किसी और के साथ जोड़े ही नहीं है, तो उसके लिए बाइंडिंग एनर्जी आएगा कहां से। सिंगल चीज को जब किसी और के साथ जोड़े नहीं है, तो बाइंडिंग एनर्जी आएगा कहां से। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन को बनाइए, कैसे होगा। हमको क्या निकालनी है, ऊर्जा, एनर्जी, टोटल एनर्जी। ये क्या हो जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी निकाल लीजिए। आप किसका निकाल लीजिए बाइंडिंग एनर्जी, सबसे पहले रिएक्टेंट का, है ना, इसमें माइनस कर दीजिए बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट का। बाइंडिंग एनर्जी निकाल लीजिए रिएक्टेंट का, बाइंडिंग एनर्जी निकाल लीजिए प्रोडक्ट का, दोनों को क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए। ये देखो ये कैसे बनेगा, बाइंडिंग एनर्जी रिएक्टेंट, इसका तो बाइंडिंग एनर्जी 0 होता है, तो इसको लेना ही नहीं है। यहां पे देखो, यहां पे क्या है,
बाइंडिंग एनर्जी लिथियम के लिए कितनी है पर न्यूक्लियॉन 5.6 है, लेकिन क्योंकि पर न्यूक्लियॉन है इसलिए किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 का। किसका 7 का, क्योंकि इसमें कितने न्यूक्लियॉन है 7 न्यूक्लियॉन है। ठीक है, अब देखियो हीलियम के लिए बाइंडिंग एनर्जी निकालते हैं, क्या दिया हुआ है 7.06, लेकिन एक हीलियम के पास कितने न्यूक्लियॉन होते हैं 4, इसमें कितने हीलियम दिए हुए हैं 2, तो यहां पे क्या हो गया 2 गुणित 4। ठीक है, और ये हो गया, तो यहां से निकालोगे आप, यहां से निकालोगे आप, है ना, टोटल एनर्जी को, इसको ऐसे, हाँ, जहां से जब निकालोगे आप तो इसका आंसर आएगा 19.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। इसका क्या आंसर आएगा 19.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक बार निकाल के देख लेना, यहाँ पे माइनस आएगा, लेकिन कभी एनर्जी कभी माइनस में नहीं होती है, इसलिए इसमें मॉड ले लेना। ठीक है, इसमें मॉड ले लेंगे, मॉड ले लेंगे तो एनर्जी क्या आ जाएगा 19.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि ऑप्शन क्या है ए। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या किए हैं दोस्तों, लिथियम का बाइंडिंग एनर्जी दिया हुआ है, हीलियम का बाइंडिंग एनर्जी दिया हुआ है पर न्यूक्लियॉन, याद रखिए क्या दिया हुआ है पर न्यूक्लियॉन दिया हुआ है। तो क्या कर दीजिए, टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी रिएक्टेंट माइनस बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियर प्रोडक्ट। तो बाइंडिंग एनर्जी रिएक्टेंट क्या है, ये है, प्रोडक्ट क्या है, ये, कितने न्यूक्लियॉन है 7, इसमें कितने हैं 4 गुणित 2 8 न्यूक्लियॉन। तो 7 का और 8 का मल्टीप्लाई करके हम इसको ऐसा कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 19.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉरी 19.6 नहीं आएगा इसमें, ये आएगा 17.3 17.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 17.3। आप इसको एक बार चेक कर लेना, और है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो ये आ गया लॉजिक गेट का क्वेश्चन। अब इस लॉजिक गेट के क्वेश्चन के लिए आपको देखना पड़ेगा कि लॉजिक गेट क्या होता है, एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, एक्सऑर गेट, एक्सनॉर गेट, है ना। ये सब आप पढ़े हुए हैं क्लास 12th में। सेम एज इट इज क्वेश्चन आ गया है, क्या बोल रहा है कि एक तार्किक परिपथ को चित्र में दर्शाया गया है, एक लॉजिकल क्या दिया गया है, सर्किट डायग्राम गिवन बिलो है। ठीक है, द आउटपुट एफ ऑफ द सर्किट गिवन बाई, आउटपुट एफ सर्किट के लिए क्या दिया हुआ है ये देखना है। सर्किट के लिए एफ क्या होगा वो निकालना है, आउटपुट क्या होगा निकालना है। ये इनपुट है, ये आउटपुट क्या करना है निकालना है। 2 इनपुट दिया हुआ है, 3 लॉजिक गेट दिया हुआ है, 1 आउटपुट दिया हुआ है, आपको निकालना है। चलिए बनाइए, कौन सा ऑप्शन होगा कमेंट कीजिए नीचे, है ना। कौन सा ऑप्शन आ रहा है कमेंट कीजिए नीचे, एकदम सरल है, एकदम सिंपल है। चलो आपकी सहूलियत के लिए ये भी बता दूं कि ये कौन सा गेट है दोस्तों, और गेट। ये कौन सा गेट है, और गेट। ये कौन सा गेट है, एंड गेट। चलिए अब बनाइए, अब और सिंपल हो गया। क्या क्या गेट दिया हुआ है, 2 और गेट दिया हुआ है, 1 एंड गेट दिया हुआ है। आपको आउटपुट निकालना है, आउटपुट कैसे निकलेगा बताइए, है ना। 2 और गेट दिया हुआ है, 1 एंड गेट दिया हुआ है, कैसे निकलेगा। किसी का बना देखिए कमेंट्स। देखो चलो, और गेट क्या करता है, समेशन का काम करता है। जो और गेट होता है वो ऐड करने का काम करता है, एंड गेट जो होता है वो मल्टीप्लाई करने का काम करता है। ठीक है, और जो नॉट गेट होता है वो रिवर्स
या उल्टा करने का काम करता है। तो और गेट क्या काम करता है? प्लस करने का काम करेगा। तो ये क्या हो गया? W प्लस एक्स। ये भी और गेट है तो ये क्या हो गया? W प्लस वाई। ये क्या है? एंड गेट। एंड गेट किसका काम करेगा? मल्टीप्लाई करने का काम करेगा। किसका काम करेगा? मल्टीप्लाई करने का। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? W प्लस एक्स, W प्लस वाई, W प्लस एक्स, W प्लस वाई, है ना? W प्लस एक्स, W प्लस वाई हो जाएगा। तो देखो इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि इससे ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है ना? सॉल्व कैसे करना पड़ेगा? देखो यहां पे क्या लिखा है? W प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई W प्लस वाई। क्या करते हैं? ब्रैकेट को क्या कर देते हैं? खोल देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, है ना? जब मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो क्या आंसर आएगा। इसको क्या लिख सकता हूं? W का स्क्वायर प्लस W y प्लस W x प्लस x और y। यहां पे देखो सबके पास W है, सबके पास W है तो एक W को कॉमन निकाल दो। क्या आ जाएगा? 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, है ना? यहां पे देखो लॉजिक गेट में अगर 1 के साथ में कोई भी चीज प्लस में हो तो वो चीज को क्या कर लेते हैं? 1 मान लेते हैं। तो फाइनली क्या आ जाएगा? W प्लस एक्स वाई। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब देखो भाई कौन सा आंसर, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है इसके साथ? कौन सा ऑप्शन क्या हो रहा है? मैच हो रहा है ना? तो इसके साथ ऑप्शन क्या मैच हो रहा है? सी। ऑप्शन नंबर सी मैच हो रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो रहा है? मैच। सी मैच हो रहा है ना? समझ में आ गया होगा दोस्तों। और गेट क्या होता है? एंड गेट क्या होता है? और गेट हमेशा किसका काम करता है? प्लस करने का काम करता है। और जो एंड गेट होता है वो क्या काम करता है? इनटू करने का काम करता है। ठीक है, चलिए चलो एक और क्वेश्चन है दोस्तों। नीचे दिए गए विकल्प में नाभिक की विराम ऊर्जा E तथा न्यूट्रॉन N हो तब सही विकल्प क्या होगा? ठीक है, इन द ऑप्शन गिवन बिलो लेट E डिनोट द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस एंड N डिनोट्स अ न्यूट्रॉन। ठीक है, E क्या दर्शा रहा है? रेस्ट मास एनर्जी दिखा रहा है। N क्या दर्शा रहा है? न्यूट्रॉन को दर्शा रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ये बताना है आपको। बताओ भाई, अगर E रेस्ट मास एनर्जी है तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसमें से क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ये देखो किसके बारे में बता रहा है? ये नाभिकीय विखंडन के बारे में। ठीक है, नाभिकीय विखंडन के बारे में बता रहा है। न्यूक्लियस का जो विखंडन होगा उसके बारे में बता रहा है। न्यूक्लियर फिजन के बारे में बता रहा है। न्यूक्लियस फिजन के बारे में बता रहा है। तो देखो ये इक्वेशन आपने 8th क्लास से पढ़ा है, 6th 7th 8th क्लास से। न्यूक्लियस फ्यूजन का न्यूक्लियस फिजन का इक्वेशन, नाभिकीय विखंडन का। विखंडन में क्या होता है? यूरेनियम जो है वो 3-4 तत्वों में बट जाता है। न्यूक्लियस का बड़ा नाभिक जो होता है वो छोटे छोटे दूसरे नाभिकों में क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो बताओ कौन सा इक्वेशन आएगा? कोई बड़ी चीज टूट के छोटी चीज बनेगी। जैसे कि जो यूरेनियम है, यूरेनियम टूट के क्या बनेगा? दूसरे छोटे क्या बनेंगे? कण बनेंगे। ऐसे छोटे क्या बनेंगे? कण बनेंगे। तो ये अगर यूरेनियम है, ये बाकी एलिमेंट है, तो इसमें से कौन सा इक्वेशन फॉलो करेगा ये बताना है आपको। इसमें से कौन सा इक्वेशन क्या करेगा? फॉलो करेगा ये बताना है आपको।
देखो, न्यूक्लियस विखंडन के लिए एक शर्त होता है। क्या होता है? शर्त होता है कि इन सब की एनर्जी से हमेशा इसकी एनर्जी जो है, इसकी एनर्जी जो है वो क्या होगी? ज्यादा होगी। इसकी एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी इन सब की एनर्जी से, है ना। जिसका विखंडन हो रहा है उसकी एनर्जी विखंडित वालों से क्या होगी? ज्यादा होगी। अगर ऐसा होगा तभी तो वो ऊर्जा क्या करेगा भाई? निकाल पाएगा ना। अगर तभी वो ऊर्जा क्या कर पाएगा? निकाल पाएगा। जब उसकी ऊर्जा निकलेगी तभी क्या होगा? आगे काम होगा, विखंडन होगा। तो सिंपल सी बात है, यूरेनियम वाले की रेस्ट मास एनर्जी इन सब की रेस्ट मास एनर्जी से क्या होगी? ज्यादा होगी। तो कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहे हैं भाई? बताओ तो। ऑप्शन सी देखो, इसमें इसकी एनर्जी कम है, इन सब की एनर्जी ज्यादा है, ये गलत हो गया। इसमें देखो, इसकी एनर्जी कम है, ये सब की एनर्जी ज्यादा है, ये भी गलत हो गया। इसमें क्या है? यूरेनियम की एनर्जी ज्यादा है और बाकी सब की एनर्जी क्या है? कम है। तो हमारे लिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यूरेनियम की ऊर्जा ज्यादा है और बाकी सबकी एनर्जी क्या है? कम है, इसलिए ये वाला हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। अच्छा अच्छा आदमी जो पढ़ा लिखा है वो इसमें कंफ्यूज हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन है। क्या बोला है क्वेश्चन? द नेट चार्ज इन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज। पी टाइप सेमीकंडक्टर में नेट चार्ज क्या होगा? पी टाइप सेमीकंडक्टर में नेट चार्ज क्या होगा? पी प्रकार के अर्धचालक में कुल आवेश कितना होगा? पी प्रकार के अर्धचालक में कुल आवेश क्या होगा? कितना होगा? ये बताना है आपको। पी प्रकार के अर्धचालक में कुल आवेश कितना होगा? टोटल चार्ज। सबसे पहले इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि अर्धचालक क्या होता है। अर्धचालक क्या होता है? सेमीकंडक्टर क्या होता है? अगर आप सेमीकंडक्टर समझ जाएंगे तब आपको समझना पड़ेगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आप ये समझेंगे कि पी टाइप का सेमीकंडक्टर क्या होता है, एन टाइप का सेमीकंडक्टर क्या होता है, पी टाइप का सेमीकंडक्टर क्या होता है, एन टाइप का सेमीकंडक्टर क्या होता है। ठीक है, आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि पी टाइप का सेमीकंडक्टर क्या होता है, एन टाइप का सेमीकंडक्टर क्या होता है। मैं चाहूंगा कि ये क्वेश्चन को आप बनाएं। इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है। अभी तक के लगभग सारे क्वेश्चनों में कैलकुलेशन करना था, लेकिन इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन नहीं करना है। आपको बताना है कि पी टाइप के सेमीकंडक्टर में कुल चार्ज कितना होता है, कुल आवेश कितना होता है पी टाइप के सेमीकंडक्टर में। पी टाइप के सेमीकंडक्टर में कुल आवेश कितना होता है, आपको यह बताना है। तो दोस्तों बताइए, कमेंट कीजिए नीचे। आप सभी कमेंट कीजिए कि क्या हो रहा है पी टाइप के सेमीकंडक्टर में कुल आवेश कितना आ रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी मैं दे रहा हूं आपके लिए होमवर्क। आपको बताना है कि पी टाइप के सेमीकंडक्टर में कुल आवेश क्या होता है। चलिए दोस्तों, ठीक है, देखें, हाइड्रोजन परमाणु की एनवी कक्षा की ऊर्जा का फार्मूला दिया हुआ है। बहुत बढ़िया। तो इलेक्ट्रॉन को प्रथम कक्षा से दूसरी कक्षा में भेजने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी? इलेक्ट्रॉन को प्रथम कक्षा से दूसरी कक्षा में भेजने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी? ठीक है, द एनर्जी ऑफ द nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये दिया हुआ है। nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम ये दिया हुआ है ना। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट क्या होगा? फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट के लिए क्या होगा, ये देखना है आपको। तो देखो, ये क्या है? न्यूक्लियस। ये क्या है?
ये न्यूक्लियस है ना। ये क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या हुआ, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या हुआ, सेकेंड ऑर्बिट। ये क्या हो गया, सेकेंड ऑर्बिट। तो हमको क्या करना है, जो फर्स्ट ऑर्बिट था उससे इलेक्ट्रॉन को सेकेंड ऑर्बिट में भेजना है। तो इसके लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में भेजने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2 में भेजने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ये निकालना है। इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा में ऊर्जा स्तर का फॉर्मूला दिया हुआ है। तो यहां से ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है यहां से E1 निकाल दो, n इज इक्वल टू 1 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। E2 निकालना होगा तो क्या निकालोगे, -13.6 अपॉन n को क्या लिख दो, 2 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और क्या निकालना है हमको, कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो इसकी ऊर्जा माइनस इसकी ऊर्जा, तो डेल ई इज इक्वल टू E1 माइनस E2 निकालोगे कैसे, -13.6 और माइनस माइनस प्लस 13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर। तो जो भी आएगा है ना, जो भी आएगा वो आपका ऑप्शन होगा। एक बार कैलकुलेट करो तो क्या आ रहा है ना, कैलकुलेट कीजिए क्या आ रहा है। इसका आंसर आएगा डेल ई आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या आएगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन, एक डायोड, ठीक है, जो AM है, क्या है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, उसके लिए R दिया हुआ है और C दिया हुआ है। R क्या है, रेजिस्टेंस, C क्या है, कैपेसिटेंस। R क्या है, रेजिस्टेंस, C क्या है, कैपेसिटेंस दिया हुआ है। ठीक है, निर्गत परिपथ के साथ कौन से वाहक संकेतों के संसूचन के लिए संयुक्त होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, अ डायोड AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन डिटेक्टर विथ आउटपुट सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ R दिया हुआ है 1 किलो ओम, C दिया हुआ है 1 माइक्रोफेरेड, विल बी स्टेबल फॉर डिटेक्टिंग कैरियर सिग्नल ऑफ। क्या, R दिया हुआ है, C दिया हुआ है, ठीक है, ये किस कैरियर सिग्नल के को डिटेक्ट करने के लिए सही रहेगा। हमको R दिया है, C दिया है, कुल मिला के किलो हर्ट्ज में है, मतलब कि फ्रीक्वेंसी निकालने को क्या बोला है, R और C दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी निकालने को बोला है। ठीक है, R और C दिया हुआ है, क्या निकालने के लिए बोल रहा है, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बोल रहा है। कैसे निकलेगा दोस्तों फ्रीक्वेंसी, देखो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन RC। 1 अपॉन क्या होता है, RC, तो 1 अपॉन R मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन C, दोनों को कर दोगे तो फ्रीक्वेंसी क्या निकल जाएगा दोस्तों, फ्रीक्वेंसी क्या निकल जाएगा, 10⁻³ ओम फैरेड पर ओम फैरेड, 10⁻³ पर ओम फैरेड, और इसको कन्वर्ट करोगे तो आंसर क्या निकल जाएगा, 1 किलो हर्ज। क्या निकल जाएगा, 1 किलो हर्ज। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा प्रकीर्णित की स्थिति में संघट्य प्राचल B, इंपैक्ट पैरामीटर B के लिए सही कोण होगा।
क्या बोल रहा है, इन द रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट व्हाट विल बी द करेक्ट एंगल फॉर अल्फा स्कैटरिंग ऑफ एन इम्पैक्ट पैरामीटर बी, ऑफ एन इम्पैक्ट पैरामीटर बी। ठीक है, रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आप सबने पढ़ा है। क्या किया जाता है, गोल्ड फॉइल लिया जाता है, अल्फा कणों की क्या की जाती है, बरसात की जाती है, कुछ कण इधर निकल जाते हैं, कुछ कण सीधे गुजर जाते हैं, कुछ कण ही क्या होते हैं, वापिस लौट के आते हैं। तो कुछ कण ही क्या लौट के आते हैं, वापिस लौट के आते हैं। तो इसमें एक डेरिवेशन होता है इम्पैक्ट पैरामीटर बी का, उसका फॉर्मूला मैंने आपके सरल करने के लिए लिख दिया है। यहाँ पे फॉर्मूला क्या कर दिया है, लिख दिया है। आपको क्या निकालना है, अगर बी का मान 0 है तो थीटा का मान क्या होगा, इसका मान दिया हुआ है बी का मान 0, तो थीटा का मान क्या होगा निकालना है। मैं समझता हूं बहुत सरल है ये, क्या है, बहुत ही सरल है ना। आप ट्राई करके देखिए, है ना, आप ट्राई करके देखिए। बी का मान दिया हुआ है, थीटा का मान क्या करना है, निकालना है। बी का मान दिया हुआ है, थीटा का मान क्या करना है, निकालना है। कोशिश कीजिए दोस्तों। ठीक है, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है, रदरफोर्ड का क्या है, एक्सपेरिमेंट है। बी का मान क्या है, दिया हुआ है 0, है ना। थीटा का मान निकालना है, फॉर्मूला भी दे दिया हूं। कोई मैथ्स वाला बंदा होगा वो भी निकाल लेगा, आप तो फिजिक्स वाले हैं। फॉर्मूला अगर दे दिया जाए तो कोई मैथ्स वाला भी इसको क्या कर लेगा, निकाल लेगा। कोई 12th क्लास का बच्चा भी इसको निकाल लेगा। ठीक है दोस्तों, हो गया, ट्राई कर लिए। जो भी आंसर आया होगा उसको नीचे कमेंट कर दीजिएगा। देखिए, है ना, क्या करना है, देखो सिंपल सा है। आपको b का मान दिया हुआ है, थीटा का मान निकालना है। b का मान 0, इसका मतलब क्या हुआ भाई, कॉट थीटा बाई 2 का मान भी क्या हो गया, 0। अब कॉट थीटा बाई 2 0 कब होता है, कॉट 90 में। कॉट 90 मतलब कि 90 डिग्री में क्या होता है, वो 0 होता है। तो कॉट थीटा बाई 2, कॉट कॉट कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू, थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब ऑप्शन क्या हो गया, डी सही हुआ हमारा। ऑप्शन क्या सही हुआ, डी सही हुआ। थीटा 180 डिग्री कब होगा, जब अल्फा कण यहां आए और उसी डायरेक्शन में क्या हो जाए, वापिस लौट जाए। अगर अल्फा कण उसी डायरेक्शन में वापिस लौट आते हैं तो इसका मतलब है थीटा का मान क्या होगा, 180 डिग्री। और थीटा अगर 180 डिग्री होता है तो बीटा का मान क्या होता है, इंपैक्ट पैरामीटर का मान क्या होता है, 0। याद रखना, अगर थीटा का मान 180 डिग्री होता है तो इंपैक्ट पैरामीटर का मान क्या होता है, 0। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए क्या लिखा है, किसी दाता की सिलिकॉन में विशिष्ट आयनन ऊर्जा होगी। द टिपिकल आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ डोनर इन सिलिकॉन इज, टिपिकल आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सिलिकॉन निकालना है इन डोनर, है ना। क्या होगा, अब इससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि सिलिकॉन क्या है। सिलिकॉन जो है वो क्या है, सेमीकंडक्टर है ना। सिलिकॉन जो है वो क्या है, सेमीकंडक्टर है ना। सिलिकॉन क्या है, सेमीकंडक्टर है। अब इसके लिए विशिष्ट आयनन ऊर्जा निकालना है, आयोनाइजेशन एनर्जी निकालना है। क्या निकालना है, आयोनाइजेशन एनर्जी निकालना है। ये क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आपको इसके लिए यह समझना पड़ेगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, आयनन ऊर्जा क्या होती है ना। क्या दिया हुआ है,
सिलिकॉन दिया हुआ है। सिलिकॉन क्या है? एक प्रकार का सेमीकंडक्टर है। क्या है? सिलिकॉन क्या है? सेमीकंडक्टर है। उसके लिए क्या निकालना है? आयनन ऊर्जा। इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है। आपको ये क्वेश्चन को क्या करना है? बना के देखना है बुक में जाके। इसको मैं आपके लिए दे रहा हूं होमवर्क। सीधा एक ऑप्शन है, टिक करना है। ये है होमवर्क आपके लिए। आप जाइए एक बार बुक को खोलिए और वहां से समझिए, और जो भी आंसर आएगा उसको नीचे कमेंट कीजिएगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडबर्ग स्थिरांक आर, रेडबर्ग स्थिरांक आर के पदों में बार्मर रेखा की तरंग संख्या है। बार्मर रेखा की क्या है? तरंग संख्या क्या होगी ये निकालना है ना। किसके लिए? रेडबर्ग स्थिरांक आर किसके लिए निकालना है? बार्मर तरंगों के लिए निकालना है। अब आपको ये समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए कि वेव नंबर क्या होता है, और लेमन, बार्मर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, चार प्रकार की क्या पाई जाती हैं? लाइंस पाई जाती हैं। क्या क्या? लेमन, बार्मर, ब्रैकेट, फुंड, है ना। 5 प्रकार की क्या पाई जाती हैं? लाइनें पाई जाती हैं। इसके लिए आपको क्या निकालना है? रेडबर्ग कांस्टेंट का मान निकालना है। ठीक है, लाइंस के लिए। तो देखो इसके लिए फॉर्मूला जो होता है वो ये है। इसके लिए फ्रीक्वेंसी वेव नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है R इज इक्वल टू ब्रैकेट में 1/n², n1² और n2 का स्क्वायर, है ना। बाल्मर के लिए, बाल्मर जो रेखा होती है उसके लिए n1 का मान होता है 2, n2 का मान होता है 3। n1 का मान क्या होता है? 2, n2 का मान क्या होता है? 3। जब आप इसकी वैल्यू रखेंगे 4 और 9 और कैलकुलेशन करेंगे तो आपके लिए जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 5r/36। क्या आएगा? 5r/36। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 5r/36, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, जर्मेनियम एज सिलिकॉन डायोड, है ना, कंडक्ट करते हैं 0.3 वोल्ट पे और 0.7 वोल्ट पे रिस्पेक्टिवली, है ना। क्या बोल रहा है? जर्मेनियम डायोड तथा सिलिकॉन डायोड क्रमशः 0.3 तथा 0.7 वोल्ट पर क्या करते हैं? कंडक्शन करते हैं, चलन करते हैं। दिए गए चित्र में यदि जर्मेनियम डायोड के संबंधन को विपरीत कर दिया जाए तब V0 के मान में कितना परिवर्तन होगा? क्या बोल रहा है? इन द फॉलोइंग फिगर इफ जर्मेनियम डायोड कनेक्शन इज रिवर्स द वैल्यू ऑफ V0 चेंजेस बाय। V0 में कितना चेंज होगा अगर जर्मेनियम डायोड में क्या कर दिया जाए? उसको पलट दिया जाए या उल्टा कर दिया जाए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले डायोड क्या होता है, जर्मेनियम और सिलिकॉन डायोड क्या होते हैं, है ना। ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। इसके अलावा ये कनेक्शन एक बार देखना पड़ेगा, है ना। जिनको आता हो वो लोग समझिए और इस क्वेश्चन को क्या कीजिए? बनाइए। एक बार कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए। जिनको समझ आ रहा हो क्वेश्चन वो एक बार बनाइए और नीचे कमेंट कीजिए कि आंसर क्या होगा इसका। सिंपल सा क्वेश्चन है। 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है, 2 डायोड दिए हुए हैं, एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है। आपको यह बताना है कि अगर मैं जर्मेनियम डायोड को पलट दूं, क्या कर दूं? जर्मेनियम डायोड को क्या कर दूं? पलट दूं। तो पलटने पे, जर्मेनियम डायोड को पलटने पे क्या होगा? हमारा जो V0 है उसमें कितना परिवर्तन आएगा? ये जो V0 है इसमें कितना परिवर्तन आएगा? तो देखो
जर्मेनियम डायोड के लिए क्या होता है भाई, 0.3 वोल्ट होता है। क्या होता है, 0.3 वोल्ट पे वो क्या करता है, कंडक्शन करता है। सिलिकॉन डायोड किस में करता है, 0.7 में करता है। ठीक है, यहां से करंट आएगा, करंट जब आएगा तो उसको दो रास्ते मिलेंगी, एक जर्मेनियम का, एक सिलिकॉन का। एक जर्मेनियम का, एक सिलिकॉन का, दो रास्ते मिलेंगे, है ना। तो देखो सबसे सरल रास्ता कौन सा होगा, 0.3 वोल्ट का या 0.7 वोल्ट का, जहां पे कम खर्चा करना पड़े। कम खर्चा कहां पे करना पड़ रहा है, 0.3 वोल्ट पे, है ना। तो 0.3 वोल्ट पे तो ऐसे ही करंट इधर क्या हो जाएगा, चला जाएगा, है ना। तो 12 वोल्ट पहले था, 12 वोल्ट, है ना। इसमें 0.3 वोल्ट को माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 11.7 वोल्ट। किसका मान आ गया, वी नॉट का। लेकिन अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर इसको रिवर्स कर दिया जाए, रिवर्स कर दिया जाए मतलब ये किस में आ गया है, रिवर्स बायस में आ गया। जैसे ही ये रिवर्स बायस में आएगा, अब करंट यहां से फ्लो ना होने के बदले यहां से फ्लो होगा। अगर करंट यहां से फ्लो होगा तो अब इसको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। 12 माइनस 0.7 ये कितना हो गया, 11.3 वोल्ट। इसका मतलब अब ये क्या हो गया, पहले ये वी नॉट डैश था, ये वी नॉट डबल डैश हो गया। तो चेंज इन वी कितना आया, वी डैश माइनस वी नॉट डबल डैश। इसका मतलब क्या आया, 0.4 वोल्ट। कितना आया, 0.4 वोल्ट। अगर जर्मेनियम के डायोड को पलट दिया जाए, जर्मेनियम के डायोड को पलट दिया जाए तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी, 0.4 वोल्ट उसको ज्यादा ऊर्जा खर्चा करना पड़ेगा। 0.4 वोल्ट उसको ऊर्जा ज्यादा मात्रा में खर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। क्या बोल रहा है, एक ऊर्जा आवेशित करके नियॉन नाभिक विघटित होता है और दो अल्फा कण और एक अज्ञात नाभिक बनाता है, तो यह अज्ञात नाभिक क्या होगा। क्या बोल रहा है, नियॉन जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है ना। नियॉन जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और क्या बनाता है, दो अल्फा कण बनाता है। दो अल्फा कण मतलब कि 2He4, है ना। हीलियम का नाभिक ही क्या कहलाता है, अल्फा कण कहलाता है। तो इसके अलावा जो एक्स्ट्रा जो बनेगा एक्स, वो क्या बनेगा ये निकालना है हमको। सिंपल सी बात है, देखो ये क्या है, नियॉन, ठीक है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 10। इसको कितने इलेक्ट्रॉन मिल गए, 2 गुणित 2 4, तो इसको कितने मिलेंगे, 6। कितने मिलेंगे जी, 6। अब देखो यहां पे न्यूक्लियॉन देखो, इसके पास कितने हैं, 22। इसके पास इसको कितने मिले, 4 दूनी 2, कितना हो गया, 8। कितने मिले, 8। तो 22 में 8 घटा दोगे तो इसको कितना मिल जाएगा जी, 14। इसको कितना मिलेगा, 14। अब बताओ C14 मतलब कि 6 और 14 वाला कौन सा एटम होता है भाई, कार्बन। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 14 क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन। तो हमारा सही ऑप्शन क्या आ जाएगा, कार्बन। क्या आ जाएगा, कार्बन, है ना। एकदम सरल क्वेश्चन था। मैं चाहूंगा कि आप लोगों से ये बन गया होगा, है ना। आप लोग ट्राई कीजिए, बन जाएगा आप लोगों से। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना। क्या बोल रहा है, किसी आयाम मॉड्यूलित तरंग की अधिकतम आयाम, किसी आयाम मॉड्यूलित तरंग की अधिकतम आयाम जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 25 वोल्ट। न्यूनतम आयाम कितना दिया हुआ है, 5 वोल्ट। आपको क्या निकालना है, मॉड्यूलेशन गुणांक निकालना है। आपको क्या निकालना है, मॉड्यूलेशन गुणांक निकालना है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स आपको क्या करना है, निकालना है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स आपको निकालना है, ठीक है।
किसी आयाम मॉड्यूलित तरंग की अधिकतम आयाम दिया हुआ है, मैक्सिमम आयाम, न्यूनतम आयाम दिया हुआ है, क्या निकालना है? मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालना है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैसा होगा देखो, मैक्सिमम मॉड्यूलेशन क्या कितना दिया हुआ है? 25। मिनिमम कितना दिया हुआ है? 5। मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? मैक्स माइनस मिनी डिवाइड में मैक्स प्लस मिनी। मैक्स कितना दिया हुआ है? 25। मिनी कितना दिया हुआ है? 5। मैक्स कितना दिया हुआ है? 25। मिनी कितना दिया हुआ है? 5। तो अगर आप 25 माइनस 5 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई? 15 नहीं, 25 माइनस 5 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 20। और 25 प्लस 5 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 30। तो आंसर क्या आया? 20/30। 20/30 मतलब कि 2/3। 2/3 ऑप्शन कौन सा है भाई? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। मैक्सिमम और मिनिमम दिया हुआ था, मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालना था। मॉड्यूलेशन इंडेक्स का अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आपसे बन जाएगा। ठीक है, चलो ये एक और क्वेश्चन है, इसको मैं आपको कंप्लीटली होमवर्क दे रहा हूं। इसको क्या कर रहा हूं? होमवर्क क्या कर रहा हूं? दे रहा हूं। ये क्या बोल रहा है? जब प्रकाश पुंज वायु से कांच पर 57 के कोण पर आपतित होती है तब परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित होती है। अगर 57 पे आपतित होती है तो क्या होता है? पूर्णतः ध्रुवित होती है। अब इस पुंज को पानी से कांच पर आपतित किया जाता है तो परावर्तित किरण की पूर्णतः ध्रुवित होने के लिए आपतन कोण का मान क्या होगा? ये बताना है आपको। ठीक है, क्या बोल रहा है? व्हेन लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर टू ग्लास। कहां से कहां जा रहा है? एयर से ग्लास में अगर जा रहा है, ठीक है, तो वो 57 डिग्री में क्या हो जा रहा है? कंप्लीटली पोलराइज हो जा रहा है। कंप्लीटली क्या हो जा रहा है? पोलराइज हो जा रहा है। ठीक है, अगर वही चीज कहां से हो भाई? वाटर से ग्लास में अगर जाए, वाटर से कहां जाए? ग्लास में जाए, तो अब ये कितने एंगल पे क्या होगा? पूर्णतः पोलराइज हो जाएगा। पूर्णतः पोलराइज हो जाएगा, है ना? तो इसको आपको क्या करना है? होमवर्क दे रहा हूं, आप इसका सही आंसर कमेंट करके बताएंगे, है ना? तो इसी के साथ हम आज क्लास को क्या कर रहे हैं? हमारी अंत कर रहे हैं, है ना? मैं क्या उम्मीद करूंगा कि आपको जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं इन क्वेश्चंस को बनाइए, घर में जाके प्रैक्टिस कीजिए और समझिए कि आपका अभी स्तर क्या है और इस स्तर को आपको उठा के कहां ले जाना है। और इस अपने स्तर को उठाने के लिए, इन क्वेश्चनों को बनाने के लिए आप हमारे इंस्टीट्यूट साध्य पीएससी एकेडमी ज्वाइन कीजिए, है ना? और पढ़ते रहिए। हम नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे? बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में? बेसिक मैथमेटिक्स करेंगे। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आप पढ़ के आए बेसिक मैथमेटिक्स। आप 11th-12th का बुक लीजिए फिजिक्स का और बेसिक मैथ्स को पढ़ना चालू कीजिए। थैंक यू, है ना?